हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माइनिंग मेंटर। अभी अपन चल रहे हैं माइन लेजिस्लेशन सीरीज़ का। आज क्लास है क्लास नंबर 15, जिसमें करेंगे माइंस एक्ट 1952 का चैप्टर नंबर 9। इस सीरीज़ में अपन क्या क्या कवर करने वाला है? गुड इवनिंग मोहम्मद बस बसा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इस सीरीज़ में अपन माइंस एक्ट की कंप्लीट क्लास करेंगे। टोटल क्लासेस लाइव रहेगी। माइंस एक्ट के बाद में लेंगे माइंस रूल और रेगुलेशन, जितने रेगुलेशन है जितने रूल्स है इस अंडर में बने हुए, ठीक है। और वो सीरीज़ कंप्लीट होने इस इन सबको कंप्लीट करने के बाद में अपन चलेंगे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स के साथ में, जहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें क्या चीज़ बोलना चाह रहा है, तो उसको अपन कंप्लीट कवर करेंगे। क्लियर? हाँ, इस सीरीज़ का जो फर्स्ट क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये कन्फर्म हो जाएगा, पल्लुरु पवन, ओके, गुड इवनिंग, जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में माइन एक्ट को या जो भी एक्ट पढ़ रहे हो या लेजिस्लेशन का जो भी पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आपको करना क्या है। पहले आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए कंपलसरी। उसके बाद हार्ड कॉपी से एक बार मेरा क्लास जब ज्वाइन करें उसके पहले आप रिवीजन करके आइए, फिर क्लास के साथ में करिए। क्लास के साथ में आप उसमें नोट करते रहिए पॉइंट जो आपको लग रहा है कन्फ्यूजन हो सकता है, और उसके बाद में एक बार उसको रिवीजन करिए। और रिवीजन कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, उसी चैप्टर का टेस्ट देना है। तो आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है वो मैं 100% MCQs कवर किया हूँ, जिस MCQ में कंप्लीट चैप्टर को कवर किया गया। मैक्सिमम पॉसिबल MCQs उस सीरीज़ में दिया हुआ है, उस सीरीज़ को आप अटेंड करिए। ये सीरीज़ आपको मिलेगा माइनिंग मेंटर का ऐप पे। उज्ज्वल त्रिपाठी, हाँ उज्ज्वल त्रिपाठी ऐप में जो EMT का क्लास है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 1 फरवरी से, ठीक है। डेसी फ्लिक्स कोल कंप्लीट होगा, टेंशन मत लीजिए। आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपको 100% एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। माइंड लेजिस्लेशन का स्पेशली बोल रहा हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहता है बंदे को, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ उज्ज्वल EMT के लिए रजिस्ट्रेशन कल से ओपन हो जाएगा। कल से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1 फरवरी से पहली क्लास होगी EMT पे, जिसमें अपन थोरोली डिस्कस करेंगे उसको कंप्लीट। और उसके साथ में उसी का भी चैप्टर वाइज MCQ सीरीज रहेगा उसी सीरीज के अंदर में, ठीक है। एक चैप्टर उसके बाद उसका उस चैप्टर का MCQs, और उस MCQ को इस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि उसमें आपका और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है या उसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और जो ये MCQs का सीरीज है आपका इसका माइंड लेजिस्लेशन का, उसमें भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का आपको। तो आपको जहाँ भी डाउट लग रहा है उस वीडियो को देखिए तो आपको 100% कवर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ, या फिर आपने कौन सा ऑप्शन लगाया और मेरा कौन सा ऑप्शन है। जहाँ पे कन्फ्यूजन है आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हाँ तो आज का क्लास है माइंड लेजिस्लेशन सीरीज का क्लास नंबर 15। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। कमेंट करते रहिएगा, आपका कमेंट मैं 100% लूँगा, जो लगेगा कि मेरे को डाउट के हिसाब से आपको कमेंट आया है। डेसी फ्लिक्स स्कूल, ओके, क्लास नंबर 15, सॉरी नॉट लॉक, क्या चल रहा है। हाँ, क्लास नंबर 15 चैप्टर नंबर 9, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स मीन्स अब अभी तक जितना माइंस एक्ट में अपन देखे हैं कि उसमें एक्ट को कौन कौन सी चीज़ को ओनर को कंप्लाई करना है, कौन सा एजेंट को कंप्लाई करना है, कौन सा मैनेजर को कंप्लाई करना है, उसमें सर्टिफाइंग सर्जन का क्या रोल रहेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या रोल रहेगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ें उसमें अगर किसी ने जो माइन में एम्प्लॉयड पर्सन है उसका भी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसमें अगर किसी ने कुछ वॉयलेशन किया है, जितने चैप्टर पढ़े हैं उसमें हर किसी का सेक्शन का भी या सब सेक्शन का, क्लॉज का, सब क्लॉज का कहीं भी वॉयलेशन है, उस वॉयलेशन में क्या क्या पेनल्टीज लगेगा और उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9। दीपेंद्र कुमार धन,
देखिए वैकेंसी का कोई वेट करने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप पहले से प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन निकल रहा है फिर हड़बड़ा के करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा पोर्शन आता है उसमें, लेजिस्लेशन कंप्लीट रहता है, फिर आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, तो उसको नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट नहीं करना है, आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। और प्रिपरेशन इस हिसाब से करिए कि उसका वापस रिविजन करने का ज़रूरत नहीं पड़े। ओवरमैन का प्रिपरेशन करें आप, ओवरमैन का कंप्लीट सिलेबस करा दीजिए, आपकी वीडियो शेयर कर दिया अपने दोस्तों का संभाषण। क्या लिखे हो यार, देसी फ्लेक्स स्कूल, थोड़ा नाम इजी रखिए भाई, मैं करवा दूंगा, आप मेरे पे विश्वास करिए 100% आपका। अगर मेरे साथ आप भी अपना 100% देने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं खुल गए कुछ बैठे दूसरा काम कर रहे हो, इस टाइप का काम इस लेजिस्लेशन सीरीज़ के साथ और टेक्निकल के साथ मत करिएगा। मैं जो बोलता हूँ ओपन बोलता हूँ, मेरा ऐसा कोई वो पीछे का छुपाने वाला चीज़ नहीं रहता है। क्लियर? चलिए ओके, ये चैप्टर नंबर 8 जो प्रीवियस क्लास लिए थे पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर 8 का पार्ट सेकंड, उसी का एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 124, उसी एमसीक्यू सीरीज का ये क्वेश्चन है। हाउ आर रेगुलेशंस एंड रूल्स मेड इफेक्टिव आफ्टर पब्लिकेशन? पब्लिकेशन के बाद में रूल और रेगुलेशन जो भी पब्लिश हुआ है उसको इफेक्टिव कैसे करेंगे? फर्स्ट, दे मस्ट बी साइन बाय चीफ इंस्पेक्टर, ये रूल एंड रेगुलेशन है वो साइन होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर से। दे शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट एंड शैल हैव इफेक्ट एज इफ इनेक्टेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के वो ऑफिशियल गेजेट में प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद में वो इस एक्ट के हिसाब से एनेक्ट होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। ऑप्शन सेकंड, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ए पब्लिक रेफरेंडम। रेफरेंडम किसको बोलता है? पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है कि इसको इसके फेवर में कितने हैं और इसके अपोजिशन में कितने हैं, उसको बोलता है रेफरेंडम। उज्ज्वल त्रिपाठी पी। और डी ऑप्शन है, दे आर ओनली इफेक्टिव इफ कम्युनिकेशन टू ऑल वर्कर्स, वो इफेक्टिव तभी होगा जब सब वर्कर में कम्युनिकेट होगा। तो वर्कर से रिलेट जरूरी नहीं है, वो ऑनर से रिलेटेड हो सकता है, एजेंट से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, चीफ इंस्पेक्टर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन बी ये है करेक्ट, उसको टिक को मत समझिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, बिफोर अप्रूविंग द ड्राफ्ट बायलॉज व्हाट मस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट डू? ड्राफ्ट बायलॉज है उसको पब्लिश करने से ओके गुड, देसी फ्लेक्स स्कूल। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ड्राफ्ट बायलॉज है उसको अप्रूव करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना है? रेफर टू द CIM फॉर हिज ओपिनियन एंड मेक चेंजेस एज सजेस्टेड। CIM को रेफर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करेगी CIM को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को रेफर करेगी और उसका जो सजेशन रहेगा उसको अप्लाई करेंगे, या उसको सजेस्टेड है उसको जो सजेशन दे रहा है चीफ इंस्पेक्टर उसको, हाँ गुड, उसको चेंज अप्लाई कर देंगे या उसमें जो चेंज बोला है उसको चेंज को करेंगे। सेकंड है, पब्लिश ए नोटिस प्रपोजिंग टू मेक द बायलॉज एंड इन्फॉर्म अफेक्टेड पर्संस, ये बोल रहा है कि उसका नोटिस बायलॉज होगा उसको पब्लिश करेंगे और उससे अफेक्टेड जो पर्सन है उनको इन्फॉर्म करेंगे। अफेक्टेड पर्सन या स्टेक होल्डर्स, एक टर्म यूज़ करता है स्टेक होल्डर्स, ध्यान रखिएगा वो वही चीज़ होता है अफेक्टेड पीपल्स। स्टेक होल्डर्स कोई भी चीज़ से हो सकता है, माइन का स्टेक होल्डर्स का बात करेंगे तो माइन में जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो स्टेक होल्डर है, आसपास की जो पब्लिक रहती है जो सराउंडिंग पब्लिक है वो भी स्टेक होल्डर में आती है, ध्यान रखिएगा। और उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या उसको सेल कर रहे हो जिसको, वो भी आपका स्टेक होल्डर में आएगा। तो ये ध्यान रखिए, स्टेक होल्डर मीन्स उससे अफेक्टेड, जिस एक्टिविटी के लिए आप बात कर रहे हो उससे अफेक्टेड जो पर्सन रहेंगे उसको बोलता है स्टेक होल्डर्स। क्लियर? कंडक्ट ए सर्वे अमॉन्ग माइन ओनर्स, माइन ओनर्स का एक सर्वे करेंगे या उनसे ओपिनियन लेने के लिए सर्वे का बोल रहा है ये। और क्रिएट ए न्यू कमिटी, एक नया कमिटी क्रिएट होगी। क्या ऑप्शन रहेगा? प्रदीप कुशवाहा, ऑप्शन ए, रेफर टू द CIM फॉर हिज ओपिनियन एंड मेक चेंजेस एज सजेस्टेड। नो, नितिन गौतम, गुड, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, पब्लिश ए नोटिस प्रपोजिंग टू मेक द बायलॉज एंड इन्फॉर्म अफेक्टेड पीपल्स, अफेक्टेड पीपल्स को इन्फॉर्म करेंगे और नोटिस पब्लिश होगी बायलॉज की। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस क्लास के बाद में जो सेकंड पार्ट होगा
उसके बाद में या इसके बीच में जो भी फर्स्ट पार्ट का भी मैं एक शॉर्ट नोट टाइप दे दूंगा जहाँ से आपको याद करने में आसानी हो। इंजीनियर नवनीत के बी, क्लियर। सेकेंड पार्ट को आप अच्छे से किए होंगे तो वहाँ से आप इस चीज़ के लिए जा सकते हो। जो ऐप में MCQs का बैनर है वो इस टाइप का बैनर दिखेगा आपको, वहाँ से MCQ सीरीज देख सकते हो आप। नेक्स्ट, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 9, सेक्शन 63 टू 68, सेक्शन 63 से लेके 80 तक, क्लियर। ये आपका चैप्टर नंबर 9 में रहेगा। अभी तक अपन 62 सेक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 8 तक। सेक्शन 63 में क्या है? सेक्शन 63 में सिंपल ये बात कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शन का। ऑब्स्ट्रक्शन मीन जिसको कोई ड्यूटी दी हुई है या जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप उसको ड्यूटी परफॉर्म करने नहीं दे रहे हो, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी ओनर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है या एम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है। उस टाइम में आपको क्या पेनल्टी लगेगा उसका डिस्कस होगा सेक्शन 63 में। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स उसको रोकना, क्लियर। फर्स्ट, whoever obstruct the chief inspector and the inspector or any person authorized under section 8 in the discharge of his duties under this act। इस एक्ट के अंडर में इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया हुआ है सेक्शन 8 के अंडर में, उनको अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उसका ड्यूटी डिस्चार्ज करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उस केस में रिफ्यूजेस टू विलफुली under this act refuses to willfully neglects to afford the chief inspector or such person any reasonable facility for making any entry। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट करने का मीन सिंपल रोकना नहीं है, उसमें आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है ओनर, एजेंट, मैनेजर को कि उनको जो फैसिलिटी जरूरत है वो फैसिलिटी देना है। अगर आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हो वो भी इसी सेक्शन के अंडर में आएगा, सेक्शन 63, क्लियर। सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1, फैसिलिटी फॉर मेकिंग एनी एंट्री। इंस्पेक्शन करने में कुछ उनको फैसिलिटी की जरूरत हो, एंट्री करने में फैसिलिटी की जरूरत हो, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी ऑथराइज्ड बाई और अंडर दिस एक्ट इन रिलेशन टू एनी माइन शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद ए फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। यहाँ पे बोल रहा है 3 months का तो आपको होगा इन्फ्रिंजमेंट, मीन्स जेल हो सकती है, और एंड दोनों चीज है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और फाइन कितना है? 500 रुपीज का फाइन। ये आपको दोनों चीज हो सकती है, या तो आपको 3 months का इम्प्रिजनमेंट या जेल होगी, और सेकंड आपको 500 रुपीज का फाइन, और दोनों, क्लियर। और बहुत तो इनका एक टेबल दूंगा, उस टेबल के आप हिसाब से अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी थोड़ा साथ में देखते रहिए, क्योंकि जो सुनी हुई चीज़ रहती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, सिर्फ देखने से नहीं होगा उसको, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 2, whoever refuses to produce on demand of the chief inspector or any registers or other documents kept in pursuance of this act। इस एक्ट के अंडर में कोई भी चीज़ है जिसको रखा हुआ है, इस एक्ट के अंडर में रखा हुआ चीज़ ध्यान रखना, जो इसमें लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, जो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, उसी का बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीफ इंस्पेक्टर को कोई दूसरा कुछ माइन का प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ डाटा आप रखे हो, वो चीफ इंस्पेक्टर मांग रहा है, वो इस एक्ट के अंडर में रखा हुआ नहीं है, तो उसमें इस सेक्शन का सब सेक्शन के अंडर में वो नहीं आएगी चीज़, क्लियर। यहाँ पे क्लियर लिख रहा है kept in pursuance of this act or prevents or attempts to prevent or does anything which he has reason to believe to be likely to prevent any person from appearing before or being examined by an inspecting officer acting in pursuance of his duties under this act। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी इंस्पेक्टर या इसके अंडर में जिसको इंस्पेक्शन के लिए बोला हुआ है उसको आप रोक रहे हो, क्लियर, या वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहे हो जिसको प्रेजेंट करने का बोला है, उस केस में अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू 300 रुपीज़। यहाँ पे सिर्फ 300 रुपीज़ आपको, जहाँ पे रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे 300 रुपीज़, क्लियर। और जहाँ पे उसको विलफुली उसका ड्यूटी करने से रोक रहे हो मीन्स वो आपका मेजर
डेसिप्लिक स्कूल ओवरमैन का कोई भी बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक का जो स्टैंडर्ड बुक है उसको देखिए, चाहे ओवरमैन का दो, चाहे माइनिंग सरदार का दो, चाहे माइनिंग इंस्पेक्टर का दो। क्लियर? कोई स्पेशल बुक ऐसा नहीं रहता है कि उस पर्टिकुलर बुक को देखिए। बहुत सारे जो एडिशंस है, बहुत पुराने एडिशंस है, और उस हिसाब से जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिलेवेंट उसमें नहीं मिलते हैं आपको चीज़। जो भी बुक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब जो पढ़ रहे हो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को मत पढ़िए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। और ऐसा डाटा भी बहुत सारी बुक में दिया हुआ है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो इस टाइप का मत करिए। आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए कोई भी एक टॉपिक। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेशन का मैं बोल रहा हूँ जीबी मिश्रा या एसपी बनर्जी उठाइए, अच्छे से देखिए उसको, तो आपको वापस दूसरा कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसमें कितना होगा, 300 रुपीज़ का पेनल्टी, सॉरी पनिशमेंट या फाइन। क्लियर? 300 रुपीज़ किस में है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कोई प्रोड्यूस करने का बोल रहा है, वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप उसको ड्यूटी करने से नहीं रोक रहे हो, वो अपना ड्यूटी करे, लेकिन ड्यूटी करने से रोकोगे तो वो आएगा 3 मंथ्स प्लस 500, और ड्यूटी करने से नहीं रोक के आप सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो जो उसको इस एक्ट के अंडर में आपको रखने का बोला हुआ है, उस केस में आएगा 300 रुपीज़। ये अभी जो था वो था सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट, आपका उसको जो पर्सन इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है या एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है उसको ड्यूटी करने से रोक रहे हो। सेकंड है, आपको जो रिकॉर्ड वो मांग रहा है, रिकॉर्ड उसको देना चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन के रिलेटेड है या उस रिलेटेड नहीं है, और उस इंस्पेक्टिंग ऑफिस अथॉरिटी को लग रहा है कि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ही है, उसमें आपको क्या करना है, 300 रुपीज़ का फाइन है। और प्रीवियस जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आप कर रहे हो उसका ड्यूटी परफॉर्म करने से वहाँ से आपको 3 मंथ्स प्लस 500 रुपीज़। क्लियर? ओके। फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे है कि जो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो वो फॉल्स है। विलफुली कंफर्म करिएगा, यहाँ पे हर चीज़ में विलफुली लिख रहा है, मीन्स आप जानबूझ के जो रिकॉर्ड गलत बना रहे हो या गलत प्रोड्यूस कर रहे हो उसका बोलेगा फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड में आएगा वो। और वो रहेगा सेक्शन 64 में। हुएवर, जो भी फर्स्ट काउंटर फॉल्स और नोइंगली मेक्स ए फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट मिल रहा है या आप सर्टिफिकेट इस एक्ट के अंडर में कोई भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो उसका बोल रहा है, और एनी ऑफिशियल कॉपी ऑफ ए सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर में कोई ऑफिशियल कॉपी दिया हुआ है उसमें आप अगर कुछ फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जो भी DGMS को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो, चाहे वो गेस्ट टेस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे ओवरमैन माइनिंग सरदार इसका कुछ जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है उससे रिलेटेड हो, या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी सर्वेयर वगैरह, उसमें कहीं भी सिंगल एक ओवरराइट नहीं हो। ओवरराइट होता तो उसमें होता क्या है, हाँ पल्लूर पवन सुधार लीजिए उसको। सिंगल ओवरराइट नहीं होना चाहिए। करते क्या है, एक फोटोकॉपी और कौन करवाने जाएगा या वापस साइन कौन करवाएगा, इससे बचने के लिए ओवरराइट का भेज देते हैं और वो आ जाता है आपका रिव्यू के लिए। क्लियर? या वेरिफिकेशन के लिए, और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, 2 महीना 4 महीना आप बैक हो जाते हो उसमें। आपके फ्रेंड्स हैं उनको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, लेकिन आपका अगर रिव्यू के लिए भेज दिया है या वापस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है उस टाइम में वो दिक्कत करता है। ओवरराइट एक भी सर्टिफिकेट में कहीं भी ओवरराइट है वापस दूसरा बनवा लीजिए हाथों हाथ वहीं पे, लेकिन ओवरराइट का सर्टिफिकेट DGMS को सबमिट मत करिए। क्लियर? नोइंगली यूजेस इट ट्रू एज ट्रू एनी सच काउंटरफेट और फॉल्स सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे बोल रहा है कि जो सर्टिफिकेट एक्चुअल होना चाहिए था वो नहीं दिए, या उसमें कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट दे रहे हो। सर्टिफिकेट किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी को दे रहे हो तो जो ले रहा है उसका गलती नहीं है, जो देने वाला है उसकी गलती है वो। उज्जवल त्रिपाठी स्टैम्प भी उन लोगों ने मार दिया, हाँ वो चलेगा। अगर कहीं पे ओवरराइट हो रहा है तो वहाँ पे काउंटर साइन 100% करवाना है, जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका, आपका साइन नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उज्जवल त्रिपाठी ठीक बताओ।
हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। मेक्स और प्रोड्यूसेस और यूजेस एनी फॉल्स डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट और एविडेंस नोइंग द सेम टू बी फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फॉर himself or for any other person a certificate or the renewal of a certificate under this act or any employment in a mine। यहाँ पे टोटल दे लिया कि जो ले रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ऑब्टेनिंग फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, अभी यहाँ तक था कि जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए। मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सेंड क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देसी फ्री कूल क्या बोल रहे हो? क्लियर? यहाँ तक था कि जो प्रोड्यूस का जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं उनके लिए, इसमें दे दिया है कि जो सर्टिफिकेट रिसीव कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, उसके लिए भी ये आपका ये सेक्शन लागू रहेगा। ठीक है? फॉल्सिफाई यानी प्लान, कोई भी जो प्लान बना रहे हो उसमें फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो। सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन का मीनिंग क्या है? ये जो सेक्शन बोल रहा है इस सेक्शन का क्या मीनिंग है, बता सकते हो? जल्दी कमेंट में बताइएगा। ये जो सेक्शन यहाँ पे एक टर्म सेक्शन यूज कर रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है? रजिस्टर और रिकॉर्ड द मेंटेनेंस ऑफ विच इज रिक्वायर्ड बाई और अंडर दिस एक्ट और प्रोड्यूसेस बिफोर एनी अथॉरिटी सच फॉल्स प्लान सेक्शन रजिस्टर और रिकॉर्ड नोइंग द सेम टू बी फॉल्स। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी आप फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए दोनों चलेगा। डीजीएमएस का सही है और सेंट डीजीएमएस का कौन सा होता है यार, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सेंट जोन का चलता है। सेक्शन का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोई भी आपको प्लान सबमिट कर रहे हो या प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, सेक्शन या कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्ड जिसको मेंटेनेंस है वो भी आपका गलत है नोइंगली। डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन नहीं। जल्दी बताइए फटाफट, इस सेक्शन का क्या मीनिंग है? आपका रेगुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन का मल्टी सिम का जो रेगुलेशन है, मल्टी सिम वर्किंग का रेगुलेशन है, वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझोगे आप, उसको देखिए थोड़ा, ये बताऊंगा। अभी कमेंट करिए इस सेक्शन का क्या मीनिंग है। मेक्स, गिव्स और डिलीवर्स एनी प्लान, रिटर्न, नोटिस, रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या था, ये आपको खुद आप रख रहे हो उसका चीज़ बात कर रहा है। जो प्लान सेक्शन रिकॉर्ड रजिस्टर, यहाँ पे है कि जो आप नोटिस इशू सॉरी रिप्लाई कर रहे हो किसी का। डिलीवर्स एनी प्लान, रिटर्न्स, नोटिस, records or report containing a statement, entry or detail which is not to the best of his knowledge or belief true। मान रहे हो कि सही है, वो नहीं चलेगा। क्लियर? shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यहाँ पे ये मेजर पेनल्टी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ इन दोनों का क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है आपको? 1000 रुपीज़ का फाइन है और मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स ये इम्पिंजमेंट है। ये मेजर क्यों है उससे भी, दोनों ही सही है। 54 डीजीएमएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जतिन, इसका मेरे को आइडिया नहीं था। जो भी फॉल्स रिकॉर्ड और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स फॉल्स प्लान सबमिट करने से वो फॉल्स कहा जाएगी। प्लान में जो सेक्शन बनाते हैं, हाँ ये उस सेक्शन का बात कर रहा है जो सर्वे में प्लान रहता है, प्लान में एक सेक्शन भी ड्रॉ होता है, और मल्टी सिम जहाँ वर्किंग चलती है उसमें आपको ये होता है कंटिन्यूस वर्किंग का जो प्लान रहेगा उसके साथ में सेक्शन प्लान भी जाता है। उसका सेक्शन क्या रहेगा, सपोज एक सीम है, उस सीम का आप वर्टिकल या कोई एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्शन कर रहे हो, एक प्लेन से इंटरसेक्ट किए। हाँ राजकुमार पनिका, गुड इवनिंग। तो उस सेक्शन को वहाँ पे उस चीज़ का बात कर रहा है कि जहाँ पे सपोज एक सीम यहाँ पे, एक सीम नीचे है, अब उसका प्लान ड्रॉ करोगे तो प्लान में ये पार्टिंग शो नहीं होती है या सीम का थिकनेस शो नहीं होता है। तो जो सेक्शन रहता है बोरोल सेक्शन, आप जो बात कर रहे हो उज्ज्वल त्रिपाठी वो बोरोल सेक्शन का बात कर रहे हो मेरे हिसाब से, लेकिन सेक्शन 100% जो यहाँ सेक्शन का बात कर रहा है वो उस सेक्शन का बात कर रहा है जहाँ पे कोई भी एक वर्टिकल प्लान जो क्रॉस प्लान हो सकता है या उसका परपेंडिकुलर प्लान हो सकता है जहाँ से आप इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो उस सेक्शन में क्या कंफर्म होगा, ये साइड व्यू रहेगा, उसको इंटरसेक्ट करने के बाद में साइड व्यू आपको ड्रॉ करके दोगे
डेसीप्लिक स्कूल, सेफ्टी ऑफिसर, डेसीप्लिक स्कूल। तो ये सेक्शन जो आपका सीम का थिकनेस, सीम का इंटरसीम जो पार्टिंग रहेगा वो पार्टिंग वहाँ पे कंफर्म होता है। कंटिन्यूस सीम वाला, गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। सेक्शन किसका बात कर रहा है यहाँ पे, इसको मेजर पेनल्टी क्यों किया है यहाँ पे, देखिए फाइन भी आपको 1000 रुपीज़ बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर प्लान सेक्शन या फॉल सबमिट किए तो वहाँ पे डिजास्टर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसको देख के डीजीएमएस आपको कुछ भी परमिशन दे सकता है। क्लियर है, तो ये डिजास्टर हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए इसमें मेजर पेनल्टी है 3 मंथ्स प्लस 1000 रुपीज़ फाइन। क्लियर, क्लियर हो गया। जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा पेनल्टी रहेगा। इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा याद करने के लिए इस चैप्टर को स्पेशली। क्लियर, डाउट किसी को इसमें, किसी को डाउट? ओके, सेक्शन 65 यूज ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यूज कर रहे हो, वहां पे क्या रहेगा, whoever knowingly uses or attempt to use as a certificate of fitness granted to himself under section 43 a certificate granted to another person under that section or having been granted a certificate of fitness to himself under that section knowingly allows it to be used or allows an attempt to use it। अगर यूज कर लिए हो या उसको अटेम्प्ट कर रहे हो यूज करने के लिए, दोनों में है, तो आपको फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट अटेम्प्ट करने की भी कोशिश नहीं करना। अगर आपका कंपनी परमिट कर रहा है, उज्ज्वल त्रिपाठी कंपनी परमिट कर रहा है, उस केस में माइन करेगा, नहीं तो ओनर एजेंट और मैनेजर का रहता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर आपका पेनल्टी पे पेनल्टी डीजीएमएस दे रहा है और कंपनी यहाँ से पे कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, उज्ज्वल त्रिपाठी कंपनी परमिट करेगा, कोई करे नहीं करे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली करती नहीं है, वो ओनर एजेंट और मैनेजर का लगता है। जो भी फॉल्स सर्टिफिकेट इश्यू किया या फॉल्स रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है या फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी है, और allows an attempt to use it to be made by another person shall be punishable। यहाँ पे देखिए फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने वाले का भी हुई है, सरकारी पैसों सरकार को ना ना ना, फिर डिपार्टमेंट अलग करने का, और एक डिपार्टमेंट जो लॉस में चल रहा तो उस एक डिपार्टमेंट से लेके दूसरे को इसका प्रॉफिट उसको दे के बैलेंस कर सकते हैं। उज्ज्वल त्रिपाठी ऐसा नहीं होता है, रॉयल्टी वगैरह गवर्नमेंट को जमा करने की ज़रूरत कहाँ है, फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है या फिर गवर्नमेंट की जो कोई माइन है वहाँ से भी रॉयल्टी जमा होती है। ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, तो इसको नहीं लेना। हाँ, बाय अनदर पर्सन शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। यहाँ पे देखिए सीरियसनेस थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़ और विद बोथ। यहाँ पे कितना दे रहा है, 1 मंथ और एंड 200 रुपीज़। सीरियसनेस कम हुई, फिटनेस सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर पर्सन का दे रहे हो आप, उसकी फिटनेस से ज़्यादा अफेक्शन दूसरे पे या दूसरे की सेफ्टी पे ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा 100%, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि वो अपना जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कंफर्म नहीं कर पाएगा, तो उसका जो उसके साथ में काम कर रहे हैं या उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी एंडेंजर होता है, लेकिन कम होता है, ठीक है, उतना नहीं होगा क्योंकि वो खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो सीरियसनेस है कम है, 1 मंथ और एंड 200 रुपीज़, और एंड दोनों, या तो दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक। क्लियर,
SCCL पाली। क्लियर हो गया ये? मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस डेसी फ्लिक स्कूल मेटल माइन का भी है, कोल माइन का भी है। प्लानिंग में काम किया हूँ, मेटल में, वर्किंग में कम रहा, प्लानिंग में ज़्यादा रहा हूँ, और कोल में सब कुछ किया हूँ। 12 प्लस ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, 9 प्लस ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। ओमिशन टू फर्निश प्लान्स एक्सेट्रा। प्लान को फर्निश कर रहे हो, उसमें ओमिशन कर रहे हो, मतलब वहाँ पे क्लियर डाटा नहीं दे रहे हो, या प्लान ही सबमिट नहीं कर रहे हो। सेक्शन 66, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग विच शैल लाई अपॉन हिम omits to make or furnish in the prescribed form or manner। जिस फॉर्म में आपको देना है, जिस मैनर में आपको देना है, उसमें नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसको खुद पे बर्डन समझ के। क्लियर? और विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एनी प्लान, सेक्शन, रिटर्न, नोटिस, रजिस्टर, रिकॉर्ड और रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाई और अंडर दिस एक्ट। रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए दो चीज दे रहा है, रिक्वायर्ड बाई दिस एक्ट और रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। एक चीज यहाँ पे लिख रहा है रिक्वायर्ड बाई और रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? रिक्वायर्ड बाई दिस एक्ट मीन्स इस एक्ट में जितना डिटेल दिया हुआ है उसमें उसको बोलेगा रिक्वायर्ड बाई दिस एक्ट, और दूसरा चीज है रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मीन्स इस एक्ट के अंडर में जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अंडर में भी कुछ डिमांड किया है। अगर रिकॉर्ड वगैरह, नोटिस वगैरह या प्लान, सेक्शन जो भी रजिस्टर मेंटेन करने का बोल रहा है वो रहेगा रिपोर्ट अंडर दिस एक्ट। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट और अंडर दिस एक्ट। क्लियर हो गया ना? टू बी मेड और फर्निश शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। यहाँ पे इन्फिंजमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ का फाइन है। आप सबमिट तो कर रहे हो, लेकिन जिस एक्चुअल फॉर्मेट में होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर टाइमलाइन में सबमिट करना है, वो नहीं कर रहे हो, उसमें आपको फाइन है 1000 रुपीज़। अब जैसे एनुअल रिटर्न सबमिट करने का डेट क्या है? माइन का एनुअल रिटर्न जो डीजीएम्स को सबमिट होता है 1 फरवरी, उस टाइम में नहीं करके उसके बाद किए, उस टाइम आपको पनिश होगा, फाइन होगा। किस सेक्शन के अंडर में? सेक्शन 66। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे भी बात कर रहा रिटर्न्स का, ये रिटर्न, तो उसमें फाइन कितना होगा? 1000 रुपीज़। क्लियर? अभी जो नया अमेंड होके आ रहा है उसमें ये फाइन भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी के हिसाब से 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। हाँ, 1 फेब। राजकुमार पनिका 20 फरवरी नहीं है, चेंज कर लीजिए, ऑन और बिफोर 1 फरवरी, ये चेंज हो गया है, राजकुमार पनिका। हाँ, क्लियर? देखिए आपको अपडेट होते रहना, ऐसा नहीं है कि आप पुराना कोई चीज़ पढ़ के रखे हो और अभी कुछ अमेंड हो गया है या कुछ चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। 1 फरवरी, गुड। राजकोट पानी का कंफर्म कर लीजिएगा उसको, 20 फरवरी नहीं होके 1 फरवरी। क्लियर? कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, उससे रिलेटेड जो कंट्रावेंशन है वो कौन सा रहेगा? जहाँ पे आप ओटी करवाए हो, जो एक्ट में टाइम दिया हो उससे ज़्यादा। क्लियर? स्प्रेड ओवर पीरियड है वो ज़्यादा कर रहे हो, या फिर अप्रूवल, विदाउट अप्रूवल आप स्प्रेड ओवर पीरियड एक्सटेंड कर दिए हो, वो सब चीज़ में क्या होगा? इस सेक्शन के अंडर आएगा, सेक्शन 66, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। क्लियर है? whoever save as permitted by the section 38 contravenes any provision of this act or any regulation, rule, bylaws or of any order made thereunder, ये सब आ गया इस एक्ट के अंडर में। क्लियर? thereunder prohibiting, restricting और regulating the employment, एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया हुआ है, रेगुलेट करने का बोला हुआ है। रेगुलेट करना मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रेड को एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला, या फिर एक नंबर ऑफ पर्सन्स को एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट के बोला है,
उसको रेगुलेट करने का बोल सकते हो। और रेस्ट्रिक्ट किया है, और रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट और प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स इन और अबाउट ए माइन shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 1000 rupees or with both। क्लियर हो गया? ये आपका किसके फेवर में है? एम्प्लॉय के फेवर में। प्रदीप कुशवाहा, सॉरी, ये सेक्शन 67, ओके, कॉपी में हो गया होगा। ओ 66 प्रीवियस था, ठीक है। हितेश सिंह, क्लियर क्लियर। हाँ, ऐसा कुछ चेंजेस होता है, मीन्स आप बता रहे हो, मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ कि आप अपने साथ में हार्ड कॉपी लेकर रखे हो। सॉफ्ट कॉपी मत रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी आप खुद को धोखा दे रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। अपने पास सॉफ्ट कॉपी मत रखिए। जिस टाइम में क्लास के साथ में कर रहे हो, आप हार्ड कॉपी अपने साथ रखिए, उसमें आप पॉइंट नोट कर पाएंगे। अपने हाथ से नोट करेंगे कुछ पॉइंट तो वो याद भी रहता है। क्लियर? तो इसमें कितना आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप कंट्रावेंशन है, तो उस केस में आपको 3 मंथ्स का आपको इम्पिंजमेंट है और 1000 रुपीज़ का फाइन है, और बोथ। क्लियर हो रहा है? मैं एक टेबल बना के दूंगा, उसमें आपको ये सीरियसनेस उसका क्या रहेगा उस हिसाब से सीक्वेंस और उस हिसाब से फाइन। आप माइनिंग मेंटर टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? और कुछ चीज़ें जो अमेंड हुई है या चेंज हुई है, मैं उसका कुछ कुछ शॉर्ट बीच बीच में देता रहूँगा। क्लियर हो रहा सबको? ओके, पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 68, पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे बोल रहा है कि 18 ईयर्स से बिलो एज है उनको आप एम्प्लॉय कर रखे हो। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, शायद देख लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है। राजकुमार पनिका, हितेश सिंह, हाँ, अभी नया चालू किया हूँ मैं, उसमें डाल दूंगा, कुछ कुछ चीज़ें आती रहेगी आपको जो अपडेटेड रहेगी। थोड़ा टाइम कम मिलता है, उसका मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी 18 ईयर्स से बिलो एज को आप एम्प्लॉय कर रखे हो, उस केस में क्या होगा? उज्ज्वल त्रिपाठी, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए, न्यू का मैं ऐड कर दूंगा। इफ ए पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज एम्प्लॉयड इन ए माइन इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 40। अभी अपन देखे थे शुरुआत में कि जो 6 सेक्शन है जो 100% एप्लीकेबल रहता है, चाहे वो मुरुम का माइन हो, गिट्टी का माइन हो, ठीक है, या रेते वाला माइन हो, जो भी, उसमें भी आपको जो 6 सेक्शन है वो 100% एप्लीकेबल रहता है। रिमेनिंग एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। जब उनका स्पेसिफिक जो डेप्थ दिया हुआ था 6 मीटर 15 मीटर, 15 मीटर कोल का केस में था, वहाँ पे कौन कौन सा था सेक्शन, वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया था अपन। सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 40, 45, 46। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे ये सेक्शन 100% एप्लीकेबल रहता है। इनको छोड़कर जो सेक्शन का माइंस एक्ट का सेक्शन है या प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। मीन्स उस टाइप का माइन जिसमें मुरुम वगैरह निकल रहा हो, वहाँ पे भी बिलो 18 ईयर्स को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। लेडीज़ का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन सेक्शन 46 है वो जो लेडीज़ का एम्प्लॉयमेंट का है, वुमेंस का एम्प्लॉयमेंट, उसमें अमेंडमेंट हो गया है। क्लियर? उसमें एग्जाम्पशन दिया है विद कंडीशंस। अगर कंडीशन को फॉलो नहीं करे हो तो एग्जाम्प्ट नहीं है, वहाँ पे वही सेक्शन 46 लागू रहेगा। क्लियर? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ द सच माइन shall be punishable with a fine which may extend to 500 rupees। इसमें कुछ देखिए चेंज है या
इसको देखिए हार्ड कॉपी में आपका क्या लिखा हुआ है, शायद टाइपिंग में नहीं लिया होगा, यहाँ पे बहुत लिख रहा है तो थोड़ा डाउट हो रहा है। क्लियर हो गया, इतना ही है क्या? हार्ड कॉपी वाले जल्दी बोलिए। हितेश सिंह, पल्लू पवन। हार्ड कॉपी में इसका क्या मेंशन कर रखा है, इतना ही है? बहुत नहीं होगा सर, सिर्फ फाइन है। ओके गुड, सिर्फ फाइन है तो इसको थोड़ा, ओके गुड, इसीलिए हार्ड कॉपी अपने साथ 100% लाओ। सही है, गुड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे फाइन कितना है, 500 रुपीज़, जहाँ पे आप 18 ईयर्स से बिलो एज को एम्प्लॉय कर रखे हो या किसी वर्क में डिप्लॉय कर रखे हो। नेम चेंज करो से मुनी डी कलरी, क्या बोलना चाह रहे हो यार, समझ नहीं पाया मैं वापस। अच्छा, यूट्यूब का फैसिलिटी दिया तो उसका यूज़ कर रहे हो पूरा, नहीं? फेलियर टू अपॉइंट मैनेजर, अब यहाँ पे देखिए किसी माइन का मैनेजर है, उसको अपॉइंट करने में फेल है, वो अपॉइंट कौन करेगा? मैनेजर का अपॉइंट ही नहीं किया हो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन था जिसमें क्या ओनर और एजेंट, डी क्वालिटी नेम चेंज कर लिए, need- किसका नाम का, अच्छा चैनल का नाम का बोल रहे हो क्या? हम्म, इसी के बोल रहे हो या कुछ और बोलना चाह रहे हो, एक बार वापस कंफर्म करिएगा। हाँ, ओनर और एजेंट जो मैनेजर को अपॉइंट नहीं किए, क्या ओनर और एजेंट खुद को भी अपॉइंट कर सकते हैं? ओनर और एजेंट खुद को भी अपॉइंट कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए चेंज किया, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोनेडी क्वालिटी। हाँ, रिक्वायरमेंट नेसेसरी, रिक्वायरमेंट नहीं, क्वालिफिकेशन। रिक्वायरमेंट तो है ही, अपॉइंट तो आपको करना है, सेक्शन 17 के अंडर में आपको मैनेजर अपॉइंट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, मैनेजर अपॉइंट करना है, खुद को भी अपॉइंट कर सकते हो अगर आपके पास जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मीन्स जिस माइन के लिए जिस टाइप के मैनेजर की जरूरत है, सिर्फ मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर की जरूरत है या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर की जरूरत है, तो उस टाइप का अगर क्वालिफिकेशन इनके पास है तो वो खुद को भी अपॉइंट कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मोनिडिया क्वालिटी क्लियर हो गया। Whoever in contravention of the provisions of section 17 fails to appoint a manager shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 2500 rupees or both। यहाँ पे बोल रहा है 3 months का, तो आपको पास imprisonment हो सकता है या फिर एंड और 2500 रुपीज़ का आपके पास फाइन हो सकता है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर सबका? ये सबसे सीरियस इशू है, मैनेजर ही अपॉइंट नहीं किए तब आपको मैनेजर, इसमें देखिए 3 months और मैक्सिमम फाइन है अभी तक 2500 रुपीज़।
क्लियर? ओके, प्रदीप कुशवाहा। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, अब यहाँ पे सेक्शन 70, अगर आप जो प्रोविजन था जिसमें नोटिस करना है एक्सीडेंट का नोटिस, वो नहीं कर रहे हो, उस केस में क्या होगा? या उसको नोटिस को जिस बोर्ड पे पब्लिश करने का बोल रहा, पोस्ट करने का बोल रहा, पोस्ट नहीं किया, क्वालिफिकेशन होगा तो ऑनर एजेंट हाँ कर सकते हैं। Whoever in contravention of the provisions of the subsection 1 of the section 23 fails to give notice of any accident occurrence or to post a copy of the notice on the special notice board referred to in that subsection and to keep in there for the period specified shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 500 rupees। यहाँ पे बोल रहा है कि आपने जो नहीं, मैक्सिमम अप टू 3 months विच मे एक्सटेंड टू 3 months। क्लियर? मैक्सिमम 3 months है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। क्लियर हितेश सिंह? तो यहां पे क्या बोल रहा है, आपने नोटिस नहीं किया है फर्स्ट, सेकंड नोटिस को जो स्पेशल बोर्ड है उस एक्सीडेंट को, हर माइन में एक बोर्ड होता है स्पेशल बोर्ड जिसपे सिर्फ वो नोटिस ही चस्पा होगा जो एक्सीडेंट का नोटिस है, वो अगर नोटिस आप पोस्ट नहीं किए उस पर, उस केस में। थर्ड कंडीशन है कि वो स्पेसिफाइड टाइम बाउंड कितना है कि कितना टाइम तक उसको नोटिस बोर्ड पे आपको एक्सीडेंट का नोटिस है उसको चस्पा रखना है, उसको कंफर्म करना है कि वो इतने दिन तक चस्पा रहे। टाइम बाउंड क्या है बताइए जल्दी फटाफट, प्रीवियस क्लास में ही पढ़े अपन। नहीं कंफर्म कर पा रहे? गुड, ये करेक्ट है भाई। ठीक है जतिन, ठीक करिए। 15 डेज किसका है? 15 डेज किसका है उसका? सेकंड, whoever in contravention of the direction made by the central government under subsection 3 fails to record in the prescribed register to give notice of any accident occurrence shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 500 rupees। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्टिव दिया सबसेक्शन 3 के अंडर में, फेल्स टू रिकॉर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर, जिस रजिस्टर में आपको रिकॉर्ड करना है, हाँ 14 हाँ, कंट्रावेंशन 15 डेज तक। सचिन तिवारी गुड, क्लियर। कंट्रावेंशन होगा, जो डीजीएमएस कंट्रावेंशन दिया है उसको आपको 15 डेज तक पब्लिश करना है, और जो एक्सीडेंट का नोटिस है वो 14 डेज। याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा, कैसे रखेंगे? जो एक्सीडेंट कंट्रावेंशन है मीन्स आप वॉल्यूशन है, उसमें वॉल्यूशन है मीन्स अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन या अनसेफ वर्किंग, कोई ऑपरेशन अनसेफ ऑपरेशन आपके पास है, उसका कंट्रावेंशन दिया मीन्स वो डेंजर अभी भी बना हुआ है, तो वो ज़्यादा सीरियस है, एक्सीडेंट हो गया उससे। क्लियर? कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? जो कंट्रावेंशन, जो डेंजर अभी भी बना हुआ है जिसको आप रिमूव नहीं किए हो, डीजीएमएस के इंस्पेक्शन के हिसाब से वो अनसेफ है। क्लियर? तो वो ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उसमें ज़्यादा दिन तक आपको नोटिस बोर्ड पे चस्पा रखना, ये ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए। 15 डेज कंट्रावेंशन, 14 डेज जो एक्सीडेंट हो गया उसका नोटिस।
क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, जो प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर रहे हो, रजिस्टर मीन्स जो फॉर्म जे फॉर्म के जो प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर है जिसमें आपको एक्सीडेंट मेंटेन करना है वो नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको क्या होगा, विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का इम्पीजमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। क्लियर हो गया दोनों? 14 डेज 15 डेज कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा डेंजर, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा दिन तक नोटिस बोर्ड पे रहेगा। क्लियर? तो आगे का जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन लेंगे सेकंड पार्ट में। और अगर नए हो आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। और जो आपके पास नए हो तो फर्स्ट क्लास, इस सीरीज़ का फर्स्ट क्लास आप देखिएगा, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि रेजुलेशन को अटेंड कैसे करना है। ओके, गुड नाइट।